गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग फोर्थ चैप्टर देखने वाले हैं आज। लेट्स बिगिन। फोर्थ चैप्टर एक और एसेंशियल एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें जरूरी होना चाहिए, उसमें एक और चीज हमने देखा था कि भाई कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए। जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ही शुड बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होना चाहिए। फिर कौन कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, ये भी इसमें ही बताया गया है। एक व्यक्ति अगर मेजर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसका मतलब माइनर नहीं होना चाहिए। तो मेजर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर साउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसी का मतलब है अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। फिर पर्सन डिसक्वालिफाइड है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसी का मतलब ही शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन लोग इसमें कवर होते हैं, इनको अब एक एक करके हम देखेंगे। मेजर माइनर इनके बारे में चर्चा करेंगे, देन साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड एंड डिसक्वालिफाइड व्यक्ति। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो माइनर के जो एग्रीमेंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, माइनर यानी है क्या। माइनर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी के 18 साल नहीं देखा है। जो 18 के नीचे है वो माइनर है। 18 एंड अबव 18 ये मेजर हो जाता है। 18 तक के माइनर है, ये बोलता है इंडियन मेजोरिटी एक्ट। दो एक्सेप्शनल केसेस में मेजर होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 21। वैसे और भी कुछ केसेस हैं, लेकिन आपके इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से ये दो केसेस है। जैसे कि जब गार्डियन अपॉइंट किया गया है बाय द कोर्ट कि भाई माइनर के ऊपर ध्यान रखो, माइनर की प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, उसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया या सुप्रिटेंडेंट अपॉइंट किया, कोर्ट ऑफ वार्ड अपॉइंट किया है फॉर द सुप्रिटेंडेंस ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। ऐसे केसेस में 21 ईयर्स पे माइनर को उसके अधिकार प्राप्त होते हैं। बाकी के केसेस में 18 ईयर्स। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें 21 ईयर्स में अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि लिकर कंजम्पशन वगैरह। तो ये सब, आपको कोई पब में अगर एंट्री चाहिए तो 21 ईयर्स की वहां पे एज है। ऐसा है। मेजर कौन है, जो 18 ईयर्स एंड अबव, एग्जैक्ट 18 ईयर्स का है तो वो कौन है, वो भी मेजर कहलाएगा। आज मेरा बर्थडे है, मैं आज 18 ईयर्स का हो जाता हूं, आई विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर। देन माइनर के एग्रीमेंट कैसे होते हैं। माइनर के एग्रीमेंट होते हैं वॉइड एब इनिशियो। शुरुआत से ये वॉइड होते हैं, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसमें कभी लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न ही नहीं होते। ये वॉइड एब इनिशियो है। ये कहाँ बताया गया है, तो एक केस हुआ था मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास गोसे। इसमें बताया गया था कि माइनर का एग्रीमेंट जो होता है वो एब्सोल्युटली वॉइड होता है। इस केस के होने के पहले तक के ऐसा माना जाता था कि माइनर का जो एग्रीमेंट है दैट इज वॉइडेबल। बट इस केस ने कंप्लीटली बता दिया कि भाई जो भी माइनर का एग्रीमेंट रहेगा दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो। इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ ऐसा था कि एक माइनर होता है धर्मदास गोसे, उसको कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। वो जाते हैं मोहिरी बीबी के पास। मोहिरी बीबी को बोलते हैं कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, मुझे पैसा उधारी के रूप में दे दो। मोहिरी बीबी बोलती है ठीक है, मैं तुझे पैसा तो दूंगी, लेकिन तेरे को जो तेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज करना पड़ेगा। अब माइनर बोलता है चलो भाई ठीक है, पैसा तो मिल जाएगा, अर्जेंट में पैसे की जरूरत है, मैं प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज रख देता हूँ। वो प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, मॉर्गेज करता है और पैसा लेके चला जाता है। अब बाद में वो डायरेक्टली चला जाता है कोर्ट में और बोलता है देखो ये मोहिरी बीबी ने मेरी प्रॉपर्टी को अपने नाम से करने के लिए मॉर्गेज करा लिया है। अब यहाँ पे कोर्ट बोलता है मोहिरी बीबी को कि चलो इनकी प्रॉपर्टी वापस करो। तो प्रॉपर्टी वापस करने बोला जाता है, क्योंकि माइनर जो है ना, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। कोर्ट कभी भी माइनर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। माइनर बेचारा छोटा है, भोला भाला है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उनके एग्रीमेंट्स को वॉइड रखा गया है। अब यहाँ पे देखो, रेस्टिट्यूशन का पॉइंट भी यहीं से चालू हो जाता है। यहाँ पे मोहिरी बीबी ने तो चीज वापस कर दी, जो प्रॉपर्टी थी वो वापस करना पड़ा, बट मोहिरी बीबी को उनका पैसा वापस नहीं मिलता है, बिकॉज द कंसेप्ट इज दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट एंड हेंस देयर विल बी नो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। बट ध्यान ये रखो, हमेशा माइनर पार्टी को हमेशा हमेशा और हमेशा उसको हमेशा रेस्टिट्यूशन मिलेगा, बट जो मेजर पार्टी है उसको रेस्टिट्यूशन नहीं मिलता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में उसको रेस्टिट्यूशन मिल सकता है। अपने माइक्स बंद रखें। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में उसको रेस्टिट्यूशन मिल सकता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मोहिरी बीबी को पता था कि ये माइनर है,
फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मोहिरी बीबी को यहाँ तो कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, यहाँ तो बिल्कुल भी मोहिरी बीबी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर। सो रेस्टिट्यूशन का पॉइंट जो है वो अगले पॉइंट से चालू होता है। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। रेस्टिट्यूशन मींस जिसकी चीज उसको वापस कर देना, रिस्टोरिंग बैक और गिविंग बैक, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी देख चुका है। सो जिसकी चीज उसको वापस कर देना, सो दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन। लेकिन हम बोल रहे हैं नो रेस्टिट्यूशन, उसका मतलब है यहाँ पे चीज वापस नहीं की जाएगी। किसकी? तो मेजर पार्टी की। माइनर को हमेशा उसकी चीज वापस मिलेगी, बट जो मेजर पार्टी है उसको उसकी चीज वापस नहीं मिलेगी। दिस इज द जनरल रूल। सो जनरल रूल ये है कि देयर विल बी नो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। बट इसका ये मतलब तो नहीं कि भाई वो माइनर है तो वो कुछ भी करे, वो चीटिंग करे, वो झूठ बोले। सो इसीलिए रूल ये भी बोलता है, अगर माइनर खुद मिसलीड करता है, माइनर खुद झूठ बोलता है कि मैं तो मेजर हूं, और कोई एग्रीमेंट कर लेता है, सो एग्रीमेंट तो वॉइड है, बट यहाँ पे फिर माइनर को बोला जाएगा कि चल चीज वापस कर। क्यों? क्योंकि माइनर झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर रेस्टिट्यूशन हो सकता है। कब? व्हेन द माइनर मिसलीड्स। सो जनरल रूल निकल के आता है आपका, देयर विल बी नो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, तो नो रेस्टिट्यूशन। बट अगर माइनर मिसलीड कर रहा है तो यहां पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट किया जाएगा। फिर अगर माइनर प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का क्या मतलब है? प्लेंटिफ का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट जा रहा है। सो अगर माइनर कोर्ट जा रहा है, माइनर बोल रहा है कि साहब मेरे साथ गलत कर रहे हैं, देखो मेरी प्रॉपर्टी रख ली है, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, मेरे साथ मेरा फायदा उठाना चाहते थे। सो माइनर अगर कोर्ट जाके बोल रहा है कि देखो मेरे साथ गलत हो रहा है, सो यहाँ माइनर को बोला जाएगा चल तू भी चीज वापस कर, तू भी तो गलत कर रहा है, तू चाहता है कि तेरे साथ न्याय हो, तो तूने भी दूसरे के साथ न्याय करना चाहिए। सो इसके पीछे एक रूल बेस्ड है, एक रूल के ऊपर ये बेस्ड है पूरा का पूरा कंसेप्ट। वन हु सीक्स इक्विटी, जो चाहता है उसके साथ न्याय हो, ही मस्ट डू हिमसेल्फ इक्विटी टू, उसने खुद भी दूसरे के साथ न्याय करना चाहिए। सो इस बेसिस पे अगर माइनर प्लेंटिफ है तो देयर विल बी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। फिर तीसरा, व्हेन द अदर पार्टी इज अनस्क्रपलस या अदर पार्टी मिसलीड्स, जब अगली पार्टी खुद झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है, गलत कर रही है, तो ऐसे केसेस में अगली पार्टी मींस मेजर पार्टी, अगर मेजर पार्टी गलत करना चाह रही है माइनर के साथ, तो क्या रेस्टिट्यूशन होगा? तो नहीं होगा। सो इफ द अदर पार्टी मिसलीड्स देन नो रेस्टिट्यूशन। एंड वेयर द अदर पार्टी इज अवेयर ऑफ द माइनॉरिटी, उसको पक्का पता था ये तो माइनर है, फिर तो उसने एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो माइनर है, पता है, उसके बावजूद अगर ये एग्रीमेंट करता है, तो ऐसे केसेस में नो रेस्टिट्यूशन व्हाटसोएवर। कुछ भी हो जाए यहाँ फिर रेस्टिट्यूशन नहीं होगा। व्हाटसोएवर, व्हाटसोएवर का मतलब ही है कुछ भी हो जाए, यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द रूल्स ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में 5 रूल्स निकल के आते हैं। द जनरल रूल इज देयर विल बी नो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, बट अगर वो खुद प्लेंटिफ है तो ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, वहां पे बेनिफिट्स रिस्टोर करने बोले जा सकते हैं। फिर माइनर प्लेंटिफ है तब रेस्टिट्यूशन हो सकता है, माइनर अनस्कर्पलस है तब रेस्टिट्यूशन हो सकता है। अदर पार्टी हम अगर अनस्कर्पलस है तो वहां पे बिल्कुल भी रेस्टिट्यूशन नहीं दिया जाएगा। एंड वेयर द अदर पार्टी इज अवेयर ऑफ द माइनॉरिटी, तब भी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ एक खास बात यह है, यहां ध्यान रखना, अगर रेस्टिट्यूशन होगा भी, सो देयर विल बी ऑलवेज अ कंडीशन दैट इट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर। माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता है। अगर माइनर के पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ उसके पास पैसा है, कुछ उसके पास असेट्स है, सो ऐसे केसेस में आप रेस्टिट्यूशन ले सकते हैं। बट अगर उसके पास कुछ है ही नहीं, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई असेट्स नहीं है, सो ऐसे केसेस में आप ये नहीं बोल सकते चल तू रिकवरी करके दे, काम कर हमारे यहाँ, ऐसा नहीं बोला जा सकता। He will never be personally liable. Only his property will be liable. In any case, any case, कभी भी उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी ही लायबल होगी। He will never be personally liable. ठीक है। Then अगला पॉइंट है, बट ही कैन बी अ बेनिफिशियरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं? माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब माइनर को प्रोटेक्ट करने को बनाए गए हैं, बट अगर उसको हम बेनिफिट देना चाहें तो क्या वो भी नहीं दे सकते? तो आंसर इज यस, दे सकते हैं, दिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम उसको कुछ बेनिफिट्स देना चाह रहे हैं तो उसमें उसका कोई नुकसान थोड़ी है।
ये तो हमने उसके साथ गलत ना हो इसीलिए ऐसा रूल बनाया कि अगर आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज आप धोखा दे सकते हैं उसके साथ, वो बेचारा छोटा है। पर अगर आप बेनिफिट देना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इट कैन बी गिवन। सो इन अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है बट ओनली बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से उसके वैलिड होंगे। ठीक है, सो जितने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उसको बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है, जिसमें उसको प्रॉमिसी बनाया जा रहा है, जिसमें वो पेई है, जिसको पैसा प्राप्त होने वाला है, कुछ बेनिफिट्स प्राप्त होने वाले हैं, एंड इट इन्वॉल्व्स नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर, देयर इज नो लायबिलिटी, ओनली बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी परफेक्टली वैलिड। देन नो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल, अप्रूव करना। नो रेटिफिकेशन का मतलब है अप्रूवल नहीं किया जा सकता। जैसे कि जब वो व्यक्ति माइनर था, यहां पे समझो माइनर था, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, अब कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं, ये वॉइड एग्रीमेंट है। अब वो एकदम से आज मेजर हो गया, अब वो बोलता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहां किया था इसको अपन यहां वैलिड करते हैं, इसको चालू करते हैं। क्या वो ऐसा कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये पहले से वॉइड एग्रीमेंट है। अगर वो वॉइड है तो वो जीरो है, और जीरो को आप कुछ भी कर लो वो कभी हीरो नहीं बनेगा, तो जीरो हमेशा जीरो ही रहेगा। सो इसकी कोई अहमियत थी ही नहीं, तो उसकी अहमियत वापस नहीं आ सकती। अगर वो शुरू से ही कुछ उसकी वैल्यू नहीं थी तो उसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती, बाद में वैल्यू दोगे भी तो इट विल ऑलवेज बी जीरो। सो ऐसे केसेस में कोई भी रेटिफिकेशन भी नहीं किया जा सकता। एक केस में बताया गया था, मोहिंदर वर्सेस कैलाश। द केस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, बट मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास गोसे इज एन इंपॉर्टेंट केस, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। देन रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर। रूल ऑफ एस्टॉपल, सबसे पहले मैं रूल ऑफ एस्टॉपल समझा देता हूं आपको, उसके बाद मैं बताता हूं कि ये अप्लाई नहीं होता है तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले रूल ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल नाम से समझ में आता है रोका जा रहा है कोई चीज से, क्या रोका जा रहा है? एस्टॉपल का मतलब है यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट, आपको मुकरने से रोका जाएगा, आप मुकर नहीं सकते, मुकरना मना है। ये रूल को बोलते हैं मुकरना मना है, मुकर नहीं सकते आप, यू कैन नॉट डिनाई, आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं झूठ बोल रहा था या मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। आपने पहले जो बोला है भले ही वो झूठ भी था तो भी आपको सच मानते हुए वो चीज पूरी करना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, समझो मेरा मोबाइल रखा है यहाँ, मैं बैठा हूं, मेरे सामने मेरा आर्टिकल बैठा है, वो आर्टिकल मेरा मोबाइल मेरे आंखों के सामने एक किसी अन्य व्यक्ति को बेच रहा है। एक क्लाइंट आया हमारे ऑफिस में, अब मेरे आंखों के सामने मेरे आर्टिकल ने मेरा मोबाइल बेच दिया, मैं बैठा हूं, मेरे सामने ही बात हो रही, वो पूछता है आर्टिकल क्लाइंट को, साहब खरीदते क्या मोबाइल? वो खरीदने को तैयार हो गया क्लाइंट, उसने पैसे दे दिया, इसने मोबाइल दे दिया। अब मेरा काम क्या था? मेरा काम था मैंने उस टाइम रोकना चाहिए कि मेरा मोबाइल है, तू कैसे बेच रहा है, बट मैंने नहीं रोका। अब मैंने अगर रोका नहीं, वो बेचारे ने खरीद लिया, मैंने उसको यही दर्शाया कि हाँ बेचा जा सकता है। अब यहाँ पे ये झूठ है कि वो बेच सकता है, एक्चुअली वो नहीं बेच सकता, क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल है, मैं बेच सकता हूँ। बट क्या मैं यहाँ मुकर सकता हूँ? द आंसर इज नो, मुझे अब मुकरने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वक्त था तब मैंने नहीं रोका, तब मैंने मना करना चाहिए था कि नहीं नहीं मेरा फोन है, ये कैसे बेच रहा है, आई शुड हैव स्टॉप्ड देयर। बट अगर मैं उस टाइम उसको नहीं रोकता हूं, देन आई कैन नॉट डिनाई माई प्रीवियस कंडक्ट, मैं बाद में नहीं रोक सकता। अब जो हो गया वो हो गया, मैं ये नहीं बोल सकता अरे अरे ये तो झूठ था, ये तो मेरा फोन है। दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ एस्टॉपल, मीन्स मुकरना मना है, मैं नहीं मुकर सकता, मैंने जो कर दिया वो कर दिया। ठीक है, अब माइनर को ये रूल नहीं रखता बोला है, मीन्स माइनर मुकर सकता है। माइनर पहले बोलेगा मैं तो मेजर हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और बाद में बोलेगा मैं तो माइनर था, हाँ क्या कर लोगे। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं माइनर था, पहले बोला मैं मेजर हूं, अब बोल रहा है मैं माइनर था। क्या उसको माइनर माना जाएगा? क्या उसको मुकरने दिया जाएगा? द आंसर इज यस, वो मुकर सकता है, ही कैन डिनाई, वो बोल सकता है नहीं नहीं मैं तो माइनर हूं, ये वॉइड एग्रीमेंट है, और कोर्ट बोलेगा यस ही इज अ माइनर। यहाँ पे वो मुकर सकता है, उसको अधिकार है, वो बोल सकता है ये वॉइड एग्रीमेंट है। मैं नहीं बोल सकता था क्योंकि मैं मेजर पार्टी हूं, बट वो बोल सकता है। तो वो उसको रूल ऑफ एस्टॉपल नहीं लगता, उसका मतलब है वो मुकर सकता है, कुछ भी चीज कर देगा और उसके बाद बोल देगा अरे मैं तो छोटा हूं, और वो बच जाएगा उससे। ध्यान रखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको रेस्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा, रेस्टिट्यूशन करना पड़ सकता है बिकॉज माइनर इज मिसलीडिंग। रेस्टिट्यूशन हो सकता है यहाँ पे, बट ये कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती पूरा नहीं करने बोला जाएगा माइनर को। मेरे केस में जबरदस्ती पूरा करना पड़ा क्योंकि मैं मेजर था और मेरे आंखों के सामने जब मोबाइल बेचा गया तो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उस टाइम मना करना, अगर मैंने मना नहीं किया
तो अब मैं मुकर नहीं सकता, अब मुझे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। पर हम बोल रहे हैं माइनर मुकर सकता है, उसका मतलब है माइनर को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। सो माइनर पहले बोलेगा मैं तो मेजर हूं, बाद में माइनर हूं, तो ऐसे केसेस में ही कैन डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट। ऑफ कोर्स ही मे बी हेल्ड लायबल फॉर द रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो कोर्ट को लगता है कि रेस्टिट्यूशन होना चाहिए, सो कोर्ट मे अलाउ रेस्टिट्यूशन इन सच केसेस। देन माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। माइनर क्या नेसेसरीज के लिए लायबल होता है? द आंसर इज यस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखना। माइनर अगर कोई नेसेसरीज प्रोवाइड की गई है माइनर को, तो ही विल बी लायबल। इनफैक्ट ही इज नॉट पर्सनली लायबल, हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। सो आप ऐसा बोल सकते हैं ही विल नॉट बी लायबल बट हिज प्रॉपर्टी विल बी लायबल। ठीक है, तो ही विल नॉट बी पर्सनली लायबल। ये रूल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि कोई माइनर है, बेचारे को कोई नेसेसरीज चाहिए, जरूरत की चीजें चाहिए, तो लोग हेल्प करें कम से कम। अगर उनको पता है कि कुछ मिलेगा ही नहीं बदले में, तो फिर वो कई बार नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हेल्प करना चाहिए, इसीलिए रूल बनाया गया है। सो माइनर्स की लायबिलिटी होती है कि नेसेसरीज के लिए? द आंसर इज, पहले आप बोलोगे नो, माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल बट हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। सो अगर आपने माइनर को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं, नेसेसरीज प्रोवाइड किए हैं, या माइनर के ऊपर डिपेंडेंट किसी व्यक्ति को, क्योंकि जो एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ सेक्शन नंबर 68 है, दिस इज सेक्शन नंबर 68, ये बोलती है स्पेसिफिकली, वैसे अपन आगे और डिटेल में देखेंगे बट मैं यही बता देता हूं, ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि व्हेन अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक माइनर और अनसाउंड माइंड, तो ऐसा व्यक्ति और एनीवन whom he is legally bound to support, यानी डिपेंडेंट ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। सो माइनर या माइनर के ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति, जैसे शिनचैन अपना माइनर है और हिमावारी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसकी छोटी बहन बेचारी, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप शिनचैन को कोई नेसेसरीज प्रोवाइड करोगे सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, आपने उसको खाना वाना खिलाया, ले खा, तो ऐसे केसेस में आप उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं। अगेन माइनर को नहीं, उसके ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति को खिलाया, हिमावारी हो गई, या उसके कोई बड़ा भी हो सकता है, उसकी दादी जी है जो डिपेंडेंट है, जो बिस्तर पे पड़ी रहती है बेचारी, बीमार है हमेशा से, कुछ कर नहीं सकती खुद होके, माइनर उनका ख्याल रखता है। ऐसे केसेस में वो जो दादी जी हैं, वो दादी जी को भी अगर बेनिफिट दिया जाएगा तो इट कैन बी क्लेम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो नेसेसरीज है दैट शुड बी सूटेबल टू हिज कंडीशंस इन लाइफ। वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नेसेसरीज होना चाहिए जिसको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट विल डिपेंड ऑन द सोशियो कल्चरल स्टेटस ऑफ अ माइनर। अगर हमको एक नॉर्मल सा व्यक्ति मिलता है, एक छोटा बच्चा मिलता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास वाला व्यक्ति, सो उसको अगर हमको कुछ नेसेसरीज प्रोवाइड करना है, सो हम वो नेसेसरीज दे सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, आपको शोर ज्यादा आ रहा है क्या? एक्चुअली मेरे घर के सामने मंदिर है और आज अष्टमी है, तो भजन भी चल रहे थे और फिर हवन भी हो रहा था, और आज अभी बाजे वाले भी आ गए, तो चल रहा है ना। डिस्टरबेंस चल जाएगा ना इतना? चलो ठीक है, मैंने सब बंद रखा हूँ फिर भी इतनी आवाज आ ही रही है। सो ठीक है, हाँ। सो माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज में पॉइंट ये है कि माइनर जो है वो नेसेसरीज के लिए लायबल होता है, उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है, बट नेसेसरीज शुड बी सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ। अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बच्चा हमको मिलता है और उसको हम नॉर्मल रोटी कपड़ा मकान दवा दारू विद्या ये प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे केसेस में दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेसेसरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। वहीं अगर हमको एक अमीर व्यक्ति मिलता है, समझो मेरे को टाटास बिरलास अंबानीस का लड़का छपड़ा, उनको मैं कुछ खाना वाना खिलाता हूँ, वो बोलते नहीं मैं ये नहीं खाता, मेरे को पिज्जा चाहिए, उसको पिज्जा खिलाना पड़ रहा है, so that will be necessaries for that particular person because the words used are necessary suited to his conditions in life। it should be suited to his condition, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए it should be necessaries। ठीक है, सो ये दो तीन चीजें ध्यान रखना है आपको। पहली चीज, माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड करो तब भी लायबिलिटी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति को प्रोवाइड करो तब भी लायबिलिटी है ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, नेसेसरीज होना चाहिए, लग्जरीज नहीं होना चाहिए।
नेसेसरी suited to his conditions in life होना चाहिए. It will depend on the socio-cultural status of the minor. वो किस हालात में पला बढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या उसको वापस करना पड़ेगा रेस्टिट्यूशन या उसको नेसेसरीज का पैसा देना पड़ेगा या नहीं. So that will depend on the his socio-cultural status. And then उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है, ये ध्यान रखना है. ही इज नॉट पर्सनली लायबल. ठीक है, सो ऐसा है. देन अगला पॉइंट है, माइनर कभी भी अपने पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकता, गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता अनलेस पेरेंट्स के बिहाफ पे काम कर रहा है. अगर पेरेंट्स ने बोले हैं जा बेटा ये करके आ और वो करने जा रहा है तो पेरेंट्स विल बी लायबल. बट अगर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है तो पेरेंट्स विल नॉट बी लायबल, गार्डियन विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द माइनर. अगर माइनर कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है, तो ऐसे केसेस में माइनर की जिम्मेदारी रहना चाहिए, उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो माइनर के पेरेंट्स भी लायबल नहीं होते, सिर्फ प्रॉपर्टी लायबल होती है उसकी. ठीक है, इवन फॉर नेसेसरीज. फिर कॉन्ट्रैक्ट बाय मेजर एंड अ माइनर. अगर एक मेजर और एक माइनर मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मेजर है और एक माइनर है, ये दोनों मिलके जाते हैं और जाके कुछ गुड्स खरीद के लाते हैं फ्रॉम अ शॉप. तो दोनों जाते हैं मिलके और एक गुड्स खरीद के लाते हैं, तो शॉपकीपर किससे क्लेम कर सकता है? शॉपकीपर कैन क्लेम फ्रॉम द मेजर पर्सन बट ही कैन नॉट क्लेम फ्रॉम द माइनर. सो माइनर से उसका पैसा क्लेम नहीं किया जा सकता. इट कैन बी क्लेम्ड ओनली फ्रॉम अ मेजर पर्सन. फिर नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जबरदस्ती पूरा करना पड़ेगा. सो कभी कभी ऐसा होता है कि जबरदस्ती पूरा करने बोला जाता है. ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे. तो चैप्टर नंबर 9 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं. अभी के लिए मैं बता दूं, कभी कभी ऐसी चीजों की बात होती है जिसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता. जैसे कि समझो मैंने कोहिनूर हीरा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, आगे वाला बेचने को तैयार था, कल चल के वो बेचने से मुकर जाता है, तो मैं यहाँ कोर्ट जाके जबरदस्ती परफॉर्म करने बोल सकता हूँ. सो देयर कैन बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट इन माइनर्स केस, माइनर के केस में कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता बिकॉज द माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. ये शुरू से ही वॉइड है, तो आप उसको जबरदस्ती पूरा करने बोल ही नहीं सकते. सो देयर विल बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन माइनर्स एग्रीमेंट. माइनर के एग्रीमेंट में कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा. माइनर पार्टनर हो सकता है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज पार्टनरशिप इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट होने के नाते माइनर पार्टनरशिप नहीं कर सकता बिकॉज ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. बट he can be a beneficiary and hence he can be admitted to the benefits of a partnership in an existing firm with the consent of all the other partners. We'll discuss about this in more detail जब हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 30. देन माइनर एजेंट. क्या माइनर एजेंट हो सकता है? द आंसर इज यस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पर दिक्कत आ सकती है यहाँ. समझो एक जनरल केस, मैंने एक मेजर व्यक्ति को अपॉइंट किया एज एजेंट. मेजर को, पहला केस बता रहा हूं मैं, मेजर व्यक्ति को, ध्यान से सुनो. सो मैंने एक मेजर व्यक्ति को अपॉइंट किया एज माय एजेंट. मैंने बोला भाई ये बेच के दे. उसने बेचा, लेकिन जबरदस्ती सस्ते में बेच दिया या उसने वो गुड्स खराब कर दिया. अब यहां पे मैं एजेंट से क्लेम कर सकता हूं कि तूने मेरे गुड्स खराब किया, मुझे भरपाई करके दे. सो मैं उससे क्लेम कर सकता हूं अगर वो मेजर है तो. बट सेकेंड केस, अगर मैंने एक माइनर को एजेंट अपॉइंट किया, अब माइनर कुछ गड़बड़ करता है, जानबूझकर सस्ते में बेचता है या मेरे गुड्स खराब कर देता है, तो ऐसे केस में आई कैन नॉट क्लेम फ्रॉम माइनर बिकॉज माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल. वो लायबल नहीं हो सकता एंड हेंस माइनर विल नॉट बी लायबल. सो अगर मैं माइनर को एजेंट अपॉइंट कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन अपॉइंट अ माइनर एज एजेंट. बट अगर मैं उसको एजेंट अपॉइंट करता हूं तो आई एम रनिंग अ ग्रेट रिस्क. मैं खुद अपने रिस्क पे कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि यहां पे मैं माइनर से क्लेम नहीं कर पाऊंगा अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो. मेजर को एजेंट अपॉइंट करूं तो मैं वहां क्लेम कर सकता हूं, बट माइनर को अपॉइंट किया तो आई कैन नॉट क्लेम. सो दैट विल बी द रिस्क. श्योरिटी फॉर माइनर. श्योरिटी यानी गारंटर, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा श्योरिटी के बारे में बताया था. सो अगर माइनर के लिए किसी ने श्योरिटी दिया है, समझो एक माइनर है, ये माइनर जाता है और बैंक से कुछ लोन लेके आता है, बैंक या किसी भी व्यक्ति से लोन लेके आता है, और एक मेजर ने गारंटी दिया है बैंक को कि माइनर रीपे करेगा और अगर नहीं करता है तो मेरे से ले लेना.
सो यहां ये व्यक्ति पर्सनली लायबल होगा, क्योंकि माइनर तो लायबल है ही नहीं। आपका रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है माइनर लायबल नहीं होता। सो माइनर लायबल नहीं है तो अल्टीमेटली बैंक कैन रिकवर डायरेक्टली फ्रॉम द गारंटर, जिसने गारंटी दिया था उससे। ठीक है, तो श्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट इन योर कोर्स, बट अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको अगले साल रहेगा। ये एकदम बेसिक चीज है माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, बट इसके बारे में बहुत डिटेल आप पढ़ोगे अगले साल। सो ये जो माइनर का एग्रीमेंट है, माइनर अगर श्योरिटी, माइनर के लिए श्योरिटी बनता है कोई, तो क्या होता है, ये बहुत डीप में टॉपिक है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, बट आपको जब इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ोगे तब ये बहुत डीप में समझने को मिलेगा। ठीक है, सो अपन ये इंटरमीडिएट में बहुत डीप में देखेंगे कि माइनर अगर कुछ चीज लाता है और श्योरिटी एक मेजर है, तो वहां क्या क्या रूल्स होते हैं। तो ये एकदम सिंपल रूल है कि श्योरिटी विल बी पर्सनली लायबल। यहाँ माइनर क्योंकि लायबल है ही नहीं, सो बैंक विल डायरेक्टली रिकवर फ्रॉम श्योरिटी। ठीक है, सो अभी का इतना ही ध्यान रखो, बट ये बहुत डीप में आपको अगले साल पढ़ना है। देन माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट कब होता है? इंसॉल्वेंट तब होता है जब उसकी जो लायबिलिटीज है वो असेट से ज्यादा हो जाए। अगर उसके पास 1,000 रुपए के असेट्स हैं और उसके पास 5,000 की लायबिलिटी है, तो हम बोलते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। सो क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसॉल्वेंट होने के लिए लायबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, और हमने तो अभी पढ़ा माइनर तो कभी लायबल ही नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हो। मींस देयर विल बी नो केस कि उसके एसेट से ज्यादा लायबिलिटी हो रही, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड हेंस वो कभी इंसॉल्वेंट नहीं होगा, क्योंकि इंसॉल्वेंसी तभी होती है जब असेट से ज्यादा लायबिलिटी हो जाए। बट इन केस ऑफ माइनर देयर कैन बी नेवर मोर लायबिलिटी एंड लेस एसेट्स। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, एंड हेंस ही विल नेवर बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। कोर्ट कभी भी उसको इंसॉल्वेंट घोषित नहीं करेगा। क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? द आंसर इज यस, माइनर कैन बिकम अ शेयर होल्डर। बट माइनर अगर डायरेक्टली कंपनी से बोलेगा मुझे शेयर्स दे दो, तो कंपनी विल नॉट अलॉट द शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने शेयर दे दिया और इसने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी तो पैसा नहीं मांग सकेगी। एंड हेंस कंपनी डायरेक्टली अलॉट नहीं करती है शेयर्स टू द माइनर। सो क्या होता है यहाँ पे अगर ट्रांसफर के थ्रू जा रहे हैं और फुल्ली पेड शेयर्स हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को। समझो मेरे पास फुल्ली पेड शेयर्स है रिलायंस के, अब मैं वो शेयर्स अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहता हूँ। बेटा छोटा है, अभी 2 साल का बेटा है, उसको मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ऐसे केसेस में क्या कंपनी को कोई तकलीफ जाएगी? तो नहीं, यहाँ फुल्ली पेड शेयर्स है, अब इस पे कोई लायबिलिटी है ही नहीं। सो कंपनी को मेरे को और कुछ पैसा पे ही नहीं करना है। सो मैं बोलूंगा ये शेयर्स मेरे लड़के के नाम से ट्रांसफर कर दो, कंपनी खुशी खुशी कर देगी, क्योंकि अब इसमें कोई जिम्मेदारी की बात ही नहीं आती। जनरली गार्डियन के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि और भी कुछ राइट्स होते हैं जैसे वोटिंग वगैरह, तो इसलिए गार्डियन के थ्रू ये ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, देन क्या माइनर लायबल होता है फॉर द टॉर्ट्स? द आंसर इज यस। टॉर्ट का मतलब है इट इज अ सिविल रॉन्ग, ऐसा कोई कार्य जो क्राइम नहीं है बट जो गलत है, जो एकदम क्रिमिनल एक्ट में नहीं आता। जैसे कि किसी की चीज लाए थे और वो वापस करने के बदले कहीं और दे दिया, इट इज नॉट क्राइम, इट इज अ सिविल रॉन्ग। सो माइनर ने किसी से कुछ उधारी लेके आया था, और वो समझो वीडियो गेम्स लेके आया था, PS4 लेके आया था, और PS4 लाके उसने अपने फ्रेंड को दे दिया या अपनी फ्रेंड को दे दिया। सो ऐसे केसेस में माइनर विल बी लायबल, इट इज अ केस ऑफ टॉर्ट, ये टॉर्ट में कवर होता है। ठीक है, सो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, सो माइनर का एग्रीमेंट यहाँ कंप्लीट होता है, इसके बाद अब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होता है? सो ये डिफाइन किया गया है। हम जनरल बोलचाल की भाषा में तो बोल देते हैं कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति पागल है, बट ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था मैं आखिर में लूंगा, एक बार टाइम दूंगा तब आप पूछेंगे। ठीक है, तो अपन बीच बीच में क्वेश्चंस नहीं लेंगे, क्योंकि इससे फिर काफी तकलीफ होती है। सो अपन पहले पूरा कंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस आपको पूछने का मौका दूंगा। सो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कौन है? इट हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 12 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द टर्म अनसाउंड माइंड एज, क्या डिफाइन किया है? एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है अगर एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स ध्यान रखो, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त। वो साउंड माइंड का कब रहेगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त, अगर उसको चीजें समझ में आती है और वो डिसीजन ले सकता है, तो इट इज ही इज ऑफ साउंड माइंड।
और अगर उसको समझ में नहीं आती है या डिसीजन नहीं ले सकता है तो ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो ध्यान रखो, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, इफ ही इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो समझ सकता है चीजों को और वो डिसीजन लेने में समर्थ है कि क्या ये मेरे हित में होगा या नहीं होगा, then he is said to be of sound mind. यानी a person is said to be of sound mind if at the time when he makes it, if for the purpose of making a contract, if at the time when he makes it, जब वो contract कर रहा है, he is capable of understanding the terms of the contract, वो terms समझ सकता है, and he is capable of forming a rational judgment upon his interest, उसका वो interest में रहेगा या नहीं, whether it will be for his benefit or not, तो एक rational judgment ले सकता है वो, तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे ही इज ऑफ साउंड माइंड। जैसे समझो मैं ये डब्बा बेचना चाहता हूँ, डब्बा है खाली सा, पार्कर पेन का डब्बा है, तो ये डब्बा मैं बेचना चाहता हूँ। ये डब्बा मैंने आपको पूछा खरीदोगे क्या, और मैंने आपको बोला कि मैं ये बेचना चाहता हूँ सिर्फ 5,000 रुपए में, खरीदोगे क्या? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आवाज कर रहा है नहीं 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 नहीं, ये गलत है, कुछ गड़बड़ है। सो आप साउंड माइंड के हो, आपका माइंड साउंड कर रहा है, आवाज कर रहा है। लेकिन वही मैंने किसी को पूछा भाई खरीदता क्या, सिर्फ 5,000, वो बोलता है हो सर खरीदता मैं। अब यहाँ पे ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, उसका दिमाग आवाज नहीं कर रहा, ही इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, ही इज नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट अपॉन हिज इंटरेस्ट, क्या वो इसके फायदे का है या नहीं है, तो वो इसको समझ नहीं सक रहा। तो ऐसे केसेस में, या वो टर्म समझ नहीं सक रहा, तो ऐसे केसेस में हम मान लेंगे ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। सो साउंड माइंड का वो है जो समझ सकता है और जो डिसीजन ले सकता है, अनसाउंड माइंड का वो है जो समझ नहीं सकता या डिसीजन नहीं ले सकता। सो ही इज सेड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। सो क्या सर ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि कभी साउंड माइंड के हैं कभी अनसाउंड माइंड के हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ वर्ड्स क्या लिखे हैं, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट। सो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उस वक्त मुझे समझ में आना चाहिए। तो समझो एक ल्यूनेटिक व्यक्ति है, ल्यूनेटिक यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको चांद को देख के दौरे आते हैं, जो चांद पूरा है तब भी दौरे पे रहता है, जब चांद नहीं है तब भी दौरे पे होता है, जब आधा है चंद्रमा रात आधी तब वो फिर नॉर्मल होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि कभी कभी नॉर्मल होता है, महीने भर में वो सिर्फ 2-4 दिन के लिए नॉर्मल होता है, बाकी दिन वो पागल टाइप कुछ ना कुछ बिहेव करते रहता है। सो ऐसा व्यक्ति जो ल्यूनेटिक एस्लम का है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? सो यस कर सकता है जब वो ल्यूसिड इंटरवल में है। ल्यूसिड इंटरवल का क्या मतलब है? ल्यूसिड इंटरवल का मतलब है जब वो साउंड माइंड का है। सो एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, वो दौरे से बाहर था, उसको सब समझ रहा है अभी, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। तो उस पे वो डिसीजन ले सकता है कि ये मेरे फायदे के लिए है या नहीं है। सो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे ही इज ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफेक्टली वैलिड। So a person of lunatic asylum can enter into contract while he is in lucid intervals. ध्यान रखो lucid interval का मतलब होता है when he is of sound mind। ठीक है, फिर एक व्यक्ति अगर idiot है तो क्या वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? The answer is no. Idiot is the extreme kind of unsoundness। यानी जब हम बोलते हैं कि idiot है ये, idiot का मतलब मान लिया जाता है उसके सुधरने के कभी आसार ही नहीं है। तो idiocy जो है it is the extreme kind of unsoundness, यानी सबसे ज्यादा जो पागल व्यक्ति कहलाता है वो इडियट होता है। भले ही वो आपको प्यार से बोल देती होगी इडियट हो तुम, लेकिन वो अलग बात होती है। लेकिन असल में इडियट वो होता है जिसको कुछ भी नहीं समझता है, जो पूरा पागल है, जिसको कुछ समझने के आसार ही नहीं है, कुछ सुधरने के आसार ही नहीं है, उसको हम इडियट बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसा है। सो एक व्यक्ति जो हमेशा अनसाउंड माइंड का होता है पर कभी कभी वो नॉर्मल हो जाता है, तो वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो नॉर्मल है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो हमेशा नॉर्मल होता है पर कभी कभी अनसाउंड माइंड का हो जाता है, जैसे मिस्टर पी के पड़े। तो पी के पड़े हैं, वो पी लिए और पड़े हैं, अब उनको कुछ समझ नहीं रहा, उनको बोल रहा है चलो भाई घर चलो, वो बोलते गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा। तो ऐसे लोग उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब वो बोल रहे हैं गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम वो समझ नहीं सक रहे। बाकी दिन भर वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन एक बार पी के पड़े तो हो गए वो अब नॉर्मल। ऐसे केस में वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सेक्शन 12 क्या बोलता है, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। सो अगर वो नॉर्मल केस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो वहां पे उसको क्योंकि समझ में आ रहा है वो डिसीजन ले सक रहा है,
बट जब वो पी के पढ़ा है उसको ना समझ में आ रहा है, ही इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड ही इज नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। वो जजमेंट नहीं ले सक रहा है, डिसीजन नहीं ले सक रहा है कि ये इसके फायदे के लिए है या नहीं है, वेदर इट इज टू हिज इंटरेस्ट और नॉट। तो ऐसे केसेस में ही कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर एक ड्रंकर्ड पर्सन से आप उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब वो नशे में है, तो इस केस में दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। अगेन जो सेक्शन 68 है दैट इज एप्लीकेबल इवन टू अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज पढ़ा था, दैट एग्जैक्टली सेम सेक्शन, सेक्शन नंबर 68 इज आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जब एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति होता है, उसको अगर आप नेसेसरीज प्रोवाइड करते हैं या उसके ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति को नेसेसरीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक ल्यूनेटिक है, उसकी वाइफ को आपने नेसेसरीज प्रोवाइड किए suited to his conditions in life, her condition in life, तो ऐसे केसेस में आप अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति के प्रॉपर्टी से भी क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज सेक्शन 68 स्पेसिफिकली सेज दैट व्हेन अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा है कि माइनर, वहां लिखा है इनकेपेबल पर्सन। सो जब जब इनकेपेबल पर्सन को नेसेसरीज प्रोवाइड की जाती है suited to his conditions in life, देन प्रॉपर्टी में से रिकवरी की जा सकती है। ठीक है, सो आपको यह ध्यान रखना है। डिसक्वालिफाइड पर्सन्स, डिसक्वालिफाइड का मतलब होता है वैसे तो वो पूरी तरह से क्वालिफाइड थे, बट उनको अलग कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है ड्यू टू सर्टन रीजंस। तो वैसे वो नॉर्मल है, वो मेजर है, वो साउंड माइंड के हैं, बट फिर भी उनको हटाया गया है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है? द फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स आर एलियन एनिमीज। एलियन का मतलब होता है जो दूसरे देश के लोग हैं, और एनिमीज ये ना दुश्मन। अगर दूसरे देश के लोग हमारे दुश्मन है तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट अगर वो दोस्त है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सर अगर वो स्ट्रेंजर होंगे तो तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट दुश्मनों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। सर दुश्मन कब बनता है इंसान? दुश्मन तब होता है जब झगड़े होते हैं, जब तक झगड़े नहीं होते तब तक के दुश्मन नहीं कहलाता। सो पीस टाइम पे आप एलियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वॉर टाइम पे आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइना का व्यक्ति है जिससे मैं रेगुलर डीलिंग करता हूं, उससे मोबाइल्स वगैरह खरीद के लेके आता हूं और यहाँ पे बेचता हूं। सो मैं ये कर सकता हूं जब तक के पीस टाइम है। बट अगर जंग छिड़ जाएगी, समझो भारत और चाइना के बीच में जंग छिड़ गई, दोनों देशों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, वॉर हो गया है, सो ऐसे केसेस में आई कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी किया हुआ था तो दैट विल बी सस्पेंडेड फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। जैसे मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुका था, तो जब झगड़ा चालू होगा और जब खत्म होगा, इतने पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए जाएंगे। जैसे ही झगड़ा खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये फिर से रिवाइव हो जाएंगे। या फिर कई बार आप गवर्नमेंट की परमिशन लेके, अगर बहुत अर्जेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप गवर्नमेंट की परमिशन लेके भी इसको रिवाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए थे या दवाइयां चाहिए थी, सो आपको जरूरी है, आप वॉर खत्म होते तक रुक नहीं सकते, तो ऐसे केसेस में आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट हमको परमिशन दे दे तो हम ये कर लेंगे। सो गवर्नमेंट से परमिशन लो और फिर आप वो चीज मंगवा सकते हो। ठीक है, देन फॉरेन सोवियंस एंड एम्बेसडर्स। फॉरेन सोवियंस और एम्बेसडर्स वो लोग होते हैं जो कि दूसरे जगह के हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन आया है कृष्ण का, सो विल इट बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि वो चालू है ना। हाँ, अगर पहले से जो चल रहा था वहां पे एलियन एनिमी होते हैं, जैसे यहाँ पे था और यहाँ परफॉर्म होना था और एलियन एनिमी हो गए, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट वॉज परफेक्टली वैलिड इन द बिगिनिंग एंड देन इट बिकम्स वॉइड। बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में फिर से रिवाइव हो जाएगा तो फिर आप उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, वो सिर्फ सस्पेंड हो गया उतने टाइम के लिए, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, बट इसको आप वॉइड नहीं बोलोगे। ठीक है, अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा। फॉरेन सोवर्न्स एंड एम्बेसडर्स। फॉरेन सोवर्न्स एंड एम्बेसडर्स का मतलब होता है जो बाहर के देश के एस्टीम्ड पर्सन है, बहुत ज्यादा जो नामी व्यक्ति है, जिन लोग का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है बाहर के देश में, जैसे कि बाहर के देश के नेता, प्रेसिडेंट, ये लोग अगर भारत में आते हैं तो दे आर ऑर्डिनरली कंसिडर्ड एज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वैसे वो कॉम्पिटेंट हैं, बट एक्चुअली फैक्ट ये है कि अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, समझो डोनाल्ड ट्रंप आता है हमारे यहाँ, मैं उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, सो ही कैन क्लेम ऑन मी, ही कैन स्यू मी, वो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है, बट आई कैन नॉट स्यू, मैं केस फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मेहमान है और मेहमान भगवान का रूप होते हैं, और इनको हम प्रिविलेज पोजीशन पे रखते हैं। अगर यहाँ मेरे को अलाउ करेंगे कि जाओ जाओ केस फाइल करो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो ये तो कहीं हो सकता है कि कहीं देश के बीच के झगड़े ना हो जाए, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति पे, मैं दूसरे देश के प्रेसिडेंट पे केस फाइल कर रहा हूँ, सो कहीं ये दो देशों के बीच के झगड़े ना बन जाए, और इसीलिए ऐसा अलाउ नहीं किया जाता।
सो फॉरेन सोवेरेंट्स और एम्बेसडर्स आर एस्टीम्ड पीपल, बाहर के देश के बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड लोग हैं। इन लोगों के साथ आप वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट दे आर इन अ प्रिविलेज्ड पोजीशन, whereas they can sue you but you cannot sue them in the Indian courts. Of course you can sue them only in two cases. अगर वो खुद आके बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद आके बोलता है मैंने शर्मा जी के साथ गलत किया था, मैं जिम्मेदार हूं, फिर मैं रिकवर कर सकता हूं। दूसरी चीज, मैंने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया कि मुझे रिकवरी करने दो, तब मैं कर सकता हूं। बट दोनों ही चीज के होने की संभावना न के बराबर है। वो बेचारा खुद आके क्यों बोलेगा कि मैं जिम्मेदार हूं? नहीं बोलेगा। वैसे ही गवर्नमेंट क्यों परमिशन देगी? फालतू झगड़े तो नहीं लेना है, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। देन कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब है गुनहगार, जिसके ऊपर गुनाह प्रूव हो चुका है, हु हैज बीन फाउंड गिल्टी। कन्विक्ट का मतलब आरोपी नहीं है, एक्यूज्ड वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं हम वर्ड यूज कर रहे हैं कन्विक्ट। सो अगर एक व्यक्ति कन्विक्ट है, जो गिल्टी हो चुका है और जो इम्प्रिजन्ड है, आप उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसका इम्प्रिजनमेंट चल रहा है। समझो मेरा एक फ्रेंड था संजू बाबा, संजू बाबा को जेल हो गई, तो जेल हो गई तो अब मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसके पहले तक मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था। अब फर्क ये पड़ता है, समझो संजू बाबा ने मेरे से कुछ पैसे लेके गया था या मैंने उससे कुछ पैसे लाया था, दोनों केस हो सकते हैं। समझो मैंने 2001 में संजू बाबा से कुछ पैसे लेके आया था, अब 2003 में जेल हो गई संजू बाबा को, अब वो जेल हो गई पूरी 17 साल की, सो 2020 तक के समझो जेल है। अब यहां पे 2 साल हो गए, 2001 से 2 और 2 से 3, 2 साल हो गए। अब कोई भी चीज रिकवरी करने के लिए 3 साल का टाइम लगता है, 3 साल के बाद आप रिकवरी नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेशन है। सो ये रिकवरी कब तक हो सकती थी? 2004 तक। बट यहां तो उसको जेल हो गई, तो मैं रिकवरी तो कर नहीं सकता। सो ऐसे केसेस में बोला जाता है कि जितना टाइम उसका इम्प्रिजनमेंट का रहेगा, ये पूरे टाइम के लिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है दैट विल बी केप्ट इन एबेंस। एबेंस का मतलब होता है उसको रोक दिया जाएगा, मींस यहाँ 2 साल ही काउंट होंगे, और फिर 2020 में जब वो छूट के आएंगे उसके बाद 2021 तक के मेरे पास 1 साल और रहेगा रिकवरी करने का। सो इस प्रकार करके मेरे को 3 साल पूरे प्राप्त होते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब है गुनहगार, मुजरिम, मुजरिम जो हो चुका है साबित, वो ठीक है, आरोपी नहीं। आरोप तो किसी पे भी लगाते हैं, सल्लू भाई है, मेरा एक फ्रेंड है सल्लू भाई, उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने हिरण को मारा है। फालतू के आरोप है, बेबुनियाद आरोप है ये। वो तो प्रूव कर चुका है कि हिरण ने खुद ने खुदकुशी की थी, सुसाइड किया था। सो फालतू के आरोप तो लगाए जाते हैं। तो इसलिए आरोप लगाने के ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं हु इज बीन फाउंड गिल्टी, जिसके ऊपर गुनाह प्रूव हो चुका है, वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। देन इंसॉल्वेंट व्यक्ति, इंसॉल्वेंट व्यक्ति कब होता है? जैसा कि मैंने बताया था, जब एक व्यक्ति के पास असेट्स कम हो जाते हैं। समझो एसेट्स है उसके पास 200 करोड़ के, और लाइबिलिटी है समझो 5000 करोड़ की। अब जाहिर सी बात है वो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतने असेट्स ही नहीं है। सो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कोई भी कोर्ट चला जाएगा। कोर्ट जाने के बाद कोर्ट बोलेगा कि ये इंसॉल्वेंट हो गया है। जैसे इंसॉल्वेंट होगा तो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, और ये पूरे जो असेट्स और लायबिलिटीज है ये दे दिए जाते हैं टू दी ऑफिशियल रिसीवर कि ये असेट्स बेच दो, और जो भी लायबिलिटी है सबको थोड़ा थोड़ा जितना भी आ रहा है उतना पे कर दो। ऑफिशियल रिसीवर ये करेगा। इसके बाद एक ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पास किया जाता है। डिस्चार्ज के बाद फिर ये मुक्त हो जाता है, इंसॉल्वेंट व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ऑफिशियल रिसीवर पूरा बेच बाच के कोर्ट को बताएगा मैंने सब काम कर दिया, अब आप जो करना है कर सकते हैं, अब आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहां पे जैसे ही ये जो असेट्स और लायबिलिटीज है ये दे दी गई टू द ऑफिशियल रिसीवर, अब इनसे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते बाय द इंसॉल्वेंट व्यक्ति। तो जो इंसॉल्वेंट हो गया है वो अब इनसे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स इतने पीरियड तक नहीं किए जा सकते। इसके बाद फिर वो नॉर्मल जो बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स है ये सब कर सकता है। लेकिन जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो वाले असेट्स और लायबिलिटीज जो कि ऑफिशियल रिसीवर के पास रखे हैं उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकता जब तक डिस्चार्ज नहीं होता। इसके अलावा ये भी ध्यान रखो, वो बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है जनरल नेचर के, जैसे उसको जॉब करना है कहीं, शादी करना है किसी से, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स वो जरूर कर सकता है। ठीक है। फिर
जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉर्पोरेशंस, जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी एक नॉर्मल कंपनी, और कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशन यानी जैसे कि LIC, ये कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जो एक सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको हम कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण ये नेचुरल तो है नहीं, सो ये नेचुरल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं देखोगे कभी कि कोई कंपनी सीए है, देखा है अभी कभी आपने कि अरे हमारी कंपनी सीए है, तो नहीं, कंपनी सीए नहीं होती, व्यक्ति सीए हो सकता है बट आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी सीए नहीं हो सकती, कंपनी डॉक्टर नहीं हो सकती, कंपनी शादी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। सो कंपनी ये सब चीजें नहीं कर सकती बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन बट इट इज आर्टिफिशियल। सो वो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। कभी कंपनी पेंटर नहीं हो सकती कि कंपनी पेंट कर रही है आपके घर आके, तो ये नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। सो कंपनी जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगेन इनके एक डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे कंपनी का बनता है एक MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा आपको जब अपन कंपनीज एक्ट देखेंगे। और कॉर्पोरेशन जो होते हैं इनका एक सेपरेट एक्ट होता है, जैसे LIC का LIC एक्ट है, आरबीआई का एक्ट है, सेबी का एक्ट है, तो ये सब के अलग अलग एक्ट होते हैं। सो इनके एक्ट में लिखा होता है ये लोग क्या करने के लिए बनाए गए। जैसे आरबीआई जो बैंकिंग से रिलेटेड काम है उसके लिए बनाया गया, वो उतना ही काम कर सकता है, वो इंश्योरेंस नहीं कर सकता। LIC इंश्योरेंस के काम के लिए बनाया गया है, वो बैंक्स जैसे काम नहीं कर सकता, तो उनके एक्ट में जो लिखा है वही कर सकते हैं। उसी प्रकार से कंपनी उतना ही काम कर सकती है जितना उनका मेमोरेंडम बताता है। सो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी आम बेचने को बनाई गई है तो कंपनी सिर्फ आम बेचेगी, वो अमरूद नहीं बेच सकती, ठीक है। तो आम बेचने को बनाया तो सिर्फ आम बेचा जा सकता है, ठीक है। सो जितना लिखा है उतना ही किया जा सकेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। एंड अगेन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए जा सकते। यहाँ पे आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन जो था अजिंक्य का वो देख लेता हूं मैं। कैन अ माइनर बाय शेयर्स फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट का मतलब है शेयर मार्केट। सो शेयर मार्केट से क्या वो खरीद सकता है शेयर्स? अगर फुल्ली पेड शेयर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सेकेंडरी मार्केट से, इनफैक्ट सेकेंडरी मार्केट में ही शेयर्स मिलेंगे उसको। सेकेंडरी मार्केट यानी सिर्फ शेयर मार्केट नहीं होता, उसको किसी प्रकार से भी डीमैट में शेयर्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ही कैन गेट द शेयर्स ओनली इन सेकेंडरी मार्केट बट नॉट इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स नहीं मिलेंगे उसको। हाँ, तुषार का कुछ क्वेश्चन है, हैंड रेस किया हुआ है। कोई डाउट? हाँ बोलो। हाँ देखो, इनका सवाल एक काफी वैलिड है, मैं बता देता हूँ ये क्या पूछ रहे हैं पहले, और बाकी लोग के भी डाउट होंगे तो आप लिख के रख लो, पूछ लो। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर एक व्यक्ति है जो हमेशा अनसाउंड माइंड का होता है, वो थोड़े टाइम के लिए साउंड माइंड का हुआ था, इतने टाइम के लिए साउंड माइंड का हुआ, उससे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सो अब पहली चीज तो ये परफॉर्म कौन करेगा, ये पहली चीज हो जाती है, क्योंकि ये इतने टाइम को साउंड माइंड का हुआ और फिर अनसाउंड का हो गया, तो अब परफॉर्म कौन करेगा? सो इसके जो नेक्स्ट फ्रेंड होते हैं, सो ये यहाँ पे फिर से अनसाउंड माइंड का हो गया, तो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस करना है तो कौन परफॉर्म करेगा? तो उसके घर वाले जो रहेंगे वो लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, द फर्स्ट आंसर। दूसरा इनका क्वेश्चन है अगर नहीं किया तो क्या होगा? समझो नहीं परफॉर्म करते हैं ये लोग, सो एक्शन किस पे ली जाएगी, ये इनका बोलना है। क्या ये जो ल्यूनेटिक व्यक्ति उस पे ली जाएगी, या जो उसके घर वाले उस पे ली जाएगी? द आंसर इज वो ल्यूनेटिक व्यक्ति पे। एक्चुअली पर्सनल एक्शन तो लेना ही नहीं है ना। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो कैसी एक्शन ली जाती है? कॉन्ट्रैक्ट में एक्शन ली जाती है सिविल, यानी डैमेजेस की एक्शन ली जाती है। सो डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द अनसाउंड पर्सन। जो अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है उससे डैमेजेस रिकवर किए जाएंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली उसके घर वाले परफॉर्म करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये वैसे कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है कि अगर अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति तैयार था तो घर वाले क्यों नहीं है तैयार। सो घर वालों को भी बोल सकता है तुम डैमेजेस दो, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा होने दे रहे। सो दैट विल डिपेंड, बट अल्टीमेटली डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड। और एक्शन यानी इसमें जेल जाने की तो बात है ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी प्रकार के
केसेस होते हैं वो पूरे कॉम्पेंसेटरी नेचर के होते हैं। ये अपन देखेंगे जब अपन डैमेजेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। सो यहाँ पे ऐसा जेल वगैरह के प्रावधान नहीं होते। सो बाकी जो कॉम्पेंसेशन रहेगा दैट विल बी अवेलेबल टू द अदर पार्टी। और क्वेश्चन है हर्ष का, माइनर्स लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स में माइनर की प्रॉपर्टी ही लायबल होगी? यस, प्रॉपर्टीज ही लायबल होती। माइनर इज नेवर पर्सनली लायबल, नेवर एवर एवर, कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होती। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉपर्टी लायबल होती है, माइनर की कभी भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। हाँ, और कोई डाउट? एक और हैंड रेस किया है किसी ने, संस्कार, बोलो। सर, डिस्क्वालिफाइड पर्सन में जो सॉलिड वाला पॉइंट है, हम्म, में बोला है कि ही कैन इनकर डेट ऑर्डर ऑफ। हाँ, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है वो, डेट्स भी इनकर कर सकता है, बट वो बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बाकी वो नॉर्मल डेट्स भी इनकर कर सकता है। यहां पे लिखा होगा ही कैन इनकर डेट्स। सो डेट्स इनकर कर सकता है। समझो उसको घर पे फर्नीचर बनवाना था, अब फर्नीचर बनाना है, घर का फर्नीचर, ऑफिस का काम नहीं है, कोई और काम नहीं है, बट उसको घर का फर्नीचर बनाना था, वो कहीं जॉब कर रहा है और घर पे फर्नीचर बनवाना है। सो वो उधारी पे बनवा सकता है क्या? यस, बनवा सकता है। वो बोल सकता है आप माल भेज दो, मैं आपको कुछ दिन में पैसा दे दूंगा। मीन्स ही इज इनकरिंग अ डेट, जैसे सैलरी आएगी मैं पैसा दे दूंगा। सो ही कैन इनकर डेट। सिर्फ वो क्या नहीं कर सकता है, सो ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ रिलेशन टू दीज असेट्स एंड लायबिलिटीज। सो इनसे रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ जो ये असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड है ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए जा सकते, बाकी सब वो नॉर्मल प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है। ठीक है, हाँ, अंश का हैंड रेस्ड है। सर, अगर अनसाउंड माइंड के पर्सन को फैसिलिटीज अप्लाई करे तो पर्सनली लायबल रहेगी कि प्रॉपर्टी लायबल रहेगी। ठीक है। हाँ, चलो, तो और कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अपन क्लास को कंक्लूड करेंगे। और अगली क्लास रहेगी अब अपनी मंडे को। ठीक है, तो कल नहीं रहेगी, कल आपका दशहरा है। हैप्पी दशहरा एवरीवन। और आज अष्टमी नवमी और सभी है आज, तो कल दशमी है, विजयादशमी। सो एक चीज ध्यान रखना, हम रावण को तो जरूर जलाते हैं, रावण को तो जरूर मारते हैं, पर जितना जरूरी है अपने अंदर के रावण को मारना, अपने अंदर के रावण को मारना बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने अंदर के कुंभकर्ण को मारना। तो कुंभकर्ण को भी मारो, आप जीत जाओगे। तो जो कुंभकर्ण है आपके अंदर, जो बस सोने के लिए बोलते रहता है सो जा भाई सो जा, क्या पढ़ाई करता है, उसको मार दो, आप जीत जाओगे। तो ऐसा है। और कोई डाउट होंगे तो पूछ लो। जिनके डाउट सॉल्व हो गए वो हाथ नीचे कर सकते हैं, हाथ दुखने लगेगा ऐसे रखे रहोगे तो। अच्छा, एक और डाउट है, हाँ बोलो। हम्म, हाँ, तब भी ले सकते हैं। और वो खुद ही तैयार हो जाए, वो अगर खुद ही बोल दे कि नहीं नहीं मैं तो बेचने को तैयार हूं, तो कोई एक्शन की बात नहीं आती। उसके घर वाले नहीं बोल रहे थे बट उसने बेच दिया, कभी भी ले सकते हैं। हाँ, चलो, तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। अब अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी ऑन मंडे। ठीक है, चलो, थैंक यू।